सभी को जय जिनेंद्र। आर अनदर क्लास इन दिस कंटिन्यूशन ऑफ जो हमारी क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस। हमारी फर्स्ट रिकॉर्डेड क्लास है ये, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्लासेस लाइव। बस इस वीक की बात है, बट नेक्स्ट वीक से हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे लाइव क्लासेस के लिए। इस क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ संस्कृत लैंग्वेज में, क्योंकि हम उसके मेन सब्जेक्ट में एंटर करने वाले हैं। वर्ड्स हम लेटर्स हमने सीख लिए हैं, लेटर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे लेटर्स होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि किस तरह से हमको सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उन सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं संस्कृत में वाक्य रचना, सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है। क्योंकि कहीं भी आप टीका पढ़ेंगे, कोई श्लोक पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, सभी जगहों पर क्या है, सेंटेंसेस बनाए हुए हैं और फिर वो सेंटेंसेस मिलके ही क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ बनती है। तो अगर आपको एक बार सेंटेंस बनाना आ गया तो आप उस सेंटेंस बनाने से आप ये भी पकड़ लोगे भाई वहाँ पे कहाँ पर किस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, इस तरह से भी आप समझ जाओगे। इसलिए चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी सेंटेंस अगर होता है वाक्य रचना, तो जिस प्रकार आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने देखा हो तो 3 चीज़ें हमारी होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता होगा, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर के क्या करते हैं, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलकर के ही हमारा कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। जब इंग्लिश में बनाते हैं राम इज़ प्लेइंग विद अ बॉल, तो उसमें क्या होता है, राम हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, बॉल ऑब्जेक्ट हो जाती है और प्लेइंग वो वर्ब हो जाता है। सेम तरीके से हम संस्कृत में भी सेंटेंसेस बनाते हैं। संस्कृत में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। संस्कृत में हम सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, तो सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता। उसके बाद जो हमने वर्ब बोला था ना, वर्ब को संस्कृत में हम कहते हैं, हिंदी में भी आपने सुना होगा यही नाम, क्रिया। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया हमारा कर्ता। वर्ब क्या हो गया, तो वर्ब हो गई हमारी क्रिया। और अब एक चीज़ जो रह जाती है हमारी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्म। अब इस पूरे को अगर समराइज़ करें तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, तो जिस तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता था, उस प्रकार संस्कृत में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। और ये 3 चीज़ें किसी भी सेंटेंस में मिलकर आपका सेंटेंस फ्रेम करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था। संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता है, वर्ब बाद में है, क्रिया थर्ड पोजीशन पे है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड पोजीशन पे, जिसको हमने बोला कर्म और क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं, तो ये 3 चीज़ें मिलकर के हमारा कोई भी वाक्य बनाती हैं। कोई भी सेंटेंस हमारे इन 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस अगर संस्कृत में बन रहा है तो उस सेंटेंस में एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा और एक क्रिया होगी। ऐसे करके हमारे सारे सेंटेंस बनते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर कर्म नहीं भी होता है, मतलब ओनली कर्ता और क्रिया होती है। तो ऐसे सेंटेंस भी मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको तीनों का स्वरूप बताएंगे कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होता है। बट फॉर नाउ आपको भी इतना समझ जाना है बस कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 चीज़ों से मिलकर ही सेंटेंस बनेगा। ये 3 चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस को पकड़ने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए अब ये 3 चीज़ें जो हमने देखी हैं अभी, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 चीज़ें क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी चीज़ जो हम देखते हैं वो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं उसे हम, कर्ता। कर्ता मतलब होता है जिसको हम, जो उस सेंटेंस में मेन हेड हो। मेन हेड हो मतलब जो उस वाक्य में कुछ काम कर रहा हो, तो उसमें जो नाउन के रूप में जो काम करता है। कई बार ऑल्दो हम नाउन को कर्ता नहीं बोल सकते, सब्जेक्ट जो उस सेंटेंस का होता है उस सब्जेक्ट का नाम कर्ता है। हेड कह दो आप, सेंटेंस में जो हेड की तरह काम करता है। एक फैमिली, जैसे हमारी फैमिली होती है, उस फैमिली में सारी बातें जिसके आसपास घूमती हैं वो हेड होता है। भाई हमारे पापा जैसे होते हैं, फाइनेंशियल वो संभालते हैं, जॉब वे करते हैं, उनका बिजनेस होता है।
उसी तरीके से सेम वे में हम यहाँ पे सेंटेंस में लेंगे कि सेंटेंस जिसके आसपास घूम रहा है, या फिर अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊँ कि कर्ता मतलब होता है काम, कर्ता मतलब होता है सिंपल करने वाला, करने वाला। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में आपको जो करने वाला दिखेगा ना, करने वाला कि भैया ये काम कर रहा है, वो कर्ता हो जाता है। आपको क्या याद रखना है भैया, करने वाला। एक सेंटेंस आपके सामने आएगा, उसमें से आपको पकड़ना है कि इस सेंटेंस में करने वाला जो है, जो भी काम उस सेंटेंस में हो रहा है, भाई राम खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है, कौन खा रहा है, तो राम खा रहा है, तो राम खाना खाने वाला हो गया, राम काम कर रहा है। तो उस तरीके से हर सेंटेंस में आपको पता करने के लिए कि भाई इस सेंटेंस में करता क्या है, आपको ये ट्रिक लगानी है कि करने वाला आपको क्या है देखना है। उस सेंटेंस में जो करने वाला होगा उसको हम करता कह देते हैं। सेकेंड चीज़ हमारी जो थी क्रिया, कर्म पे मैं आऊँगा अभी। क्रिया मतलब होता है सिंपल, क्रिया मतलब होता है जो काम हो रहा है, ठीक है। वर्क, जैसे कि राम खेल रहा है, तो अब इस सेंटेंस में राम खेल रहा है, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, तो खेलना काम हो रहा है। तो जो खेलना वाला काम हो रहा है ना, उस काम का नाम, खेलने का नाम इस सेंटेंस में क्या है, राम खेल रहा है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा क्रिया। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अभी क्रिया कहेंगे। सॉरी देयर वाज अ कॉल, कोई बात नहीं। कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्रिया। क्रिया मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो क्रिया मतलब सिंपल ये बात है कि जो काम हो रहा है उस काम होने का नाम होता है क्रिया। और लास्ट में एक चीज़ जो हम देख रहे हैं जिसका नाम है कर्म, जिसका नाम क्या है, कर्म। कर्म कुछ नहीं होता है, कर्म होता है जो कि आपका क्रिया को बताता है। कर्म मतलब क्या होता है, क्रिया को बताने वाला। क्रिया को बताने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कर्म। ये थोड़ा मैंने आपको बताया कर्ता कर्म क्रिया। एक सेंटेंस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पहले हिंदी का सेंटेंस लूँगा, उसके बाद संस्कृत का एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊँगा। जैसे राम अच्छा गाता है। क्या सेंटेंस बना हमारा, राम अच्छा गाता है। सबसे पहले क्या पता करेंगे, किसी भी सेंटेंस में आपको ये रूल याद रखना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि उस सेंटेंस का कर्ता कौन है। क्या याद रखना है आपको, एक चीज़ सबसे पहले आपको इतना बस याद रखना है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस का कर्ता कौन है। अब यहाँ पर क्या सेंटेंस दिया, राम अच्छा गाता है। मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या पता करना है, आपको सिर्फ ये पता करना है सेंटेंस में कि वो करने वाला कौन है। या फिर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, किसी भी सेंटेंस में पता करने के लिए कि उस सेंटेंस में कर्ता कौन है, ये पता करने के लिए आपकी ट्रिक ये है कि आपको सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना है कौन से। क्वेश्चन क्या पूछोगे आप, कौन। राम अच्छा गाता है, मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन अच्छा गाता है। तो कौन अच्छा गाता है, ये कौन पूछने पर मेरे को जो आंसर आएगा ना, मेरे को आंसर आएगा ये राम। तो ये राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। समझ गए। दो चीज़ें मैंने आपको कर्ता के रिलेटेड बताई। आप कर्ता कैसे पता करोगे, पहली चीज़ तो आप ऐसे पता करोगे उस सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो काम करने वाला, या भाई इस सेंटेंस में कह रहे गाना हमारा काम हो रहा है, ये गा कौन रहा है, तो कह रहे राम गा रहा है, तो राम कर्ता हो गया। अगर इस ट्रिक से समझ में नहीं आ रहा है तो एक और ट्रिक मैंने आपको क्या बताई कि आप कौन वाला रूल लगाओ। आप सेंटेंस में क्वेश्चन पूछो कौन अच्छा गा रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछोगे तो आपका आंसर क्या आएगा कि भैया राम अच्छा गा रहा है। तो राम अच्छा गा रहा है, तो ऐसे में क्या हो गया, राम क्या हो गया हमारा, राम कर्ता हो गया। ठीक है, चलिए हमने पता कर लिया कर्ता कौन है। अब क्या पता करना है हमें, अब पता करना है हमें कि इसमें क्रिया क्या हो रही है। क्रिया क्या मतलब क्या हो रही है, तो क्रिया के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो काम हो रहा है उस सेंटेंस में, उस वाक्य में जो काम हो रहा है वो काम होने का नाम क्या है, क्रिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। क्यों मत कंफ्यूज होना, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि आप यहाँ पर पूरा अच्छा गाता है काम नहीं हो रहा है। काम तो सिर्फ कितना है, बस गाता है ये काम है।
क्रिया क्या है सेंटेंस में? ओनली गाता है। गाता है ना, मात्र इतने का नाम क्रिया है। अच्छा भी छोड़ दो, अच्छा क्या है मैं आपको बात बताऊंगा अभी। क्रिया क्या है? गाता है। अगर आपको एक और ट्रिक इसकी दी, जैसे मैंने कर्ता की ट्रिक दी थी ना आपको, कौन से क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर आता है वो कर्ता होता है, उसी तरीके से क्रिया पता करने के लिए आप क्वेश्चन पूछो क्या। राम अच्छा गाता है, क्वेश्चन क्या आएगा? राम अच्छा क्या करता है? तो आंसर क्या आएगा? राम अच्छा गाता है। तो ये गाता है हमारा आंसर आ गया ना। तो ये गाता है हमारा क्या हो गया? गाता है हमारा क्रिया हो गया। तो राम अच्छा गाता है, राम अच्छा क्या करता है? तो राम अच्छा गाता है। गाता है हमारा आंसर है, तो गाता है हमारी क्रिया हो गया। और वहीं अगर मैं क्वेश्चन पूछा कौन अच्छा गाता है, तो भैया राम अच्छा गाता है। तो कौन क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर आया वो क्या होता है? कर्ता। कौन क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर आता है उसे हम कर्ता कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर आता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भैया जो क्रिया को बताता है उसे हम कर्म कहते हैं। जो क्रिया को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? जो क्रिया को बताता है उसको हम कर्म कहते हैं। क्रिया क्या हुई? तो क्रिया हमारी हो गई थी गाता है। क्रिया क्या हुई? क्रिया हमारी हो गई थी गाता है। अब ये गाता है जो क्रिया है, इसको बता रहा है अच्छा। कैसे? राम कैसे गाता है? तो क्या आंसर आएगा? राम अच्छे से गाता है, अच्छा गाता है। तो ये इन्हेंस किया ना इसने, गाता है लेकिन कैसा गाता है? बुरा गाता है, कैसा गाता है? तो उसने बताया भैया राम अच्छा गाता है। तो जो क्रिया हुई, क्रिया को स्पेशलाइजेशन दिया कि नहीं? क्रिया को एनहेंस किया कि नहीं? सिर्फ गाता है तो क्रिया हो गई, लेकिन कैसे गाता है तो हमने और अच्छा से बढ़ा दिया कि भैया अच्छा गाता है। तो अच्छा गाता है इसका नाम क्या हो गया? अच्छा गाता है इसका नाम है कर्म। ठीक है, क्योंकि इसने अच्छे ने किसको बताया? क्रिया को बताया। तो क्वालिटी ऑफ क्रिया जो बाहर जो लाता है बाहर, उसको हम कहते हैं कर्म। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में हमारा कर्ता क्या है? तो कहते हैं कर्ता हमारा राम है। कर्म क्या है? कर्म हमारा अच्छा है। क्रिया क्या है? तो क्रिया हमारा गाता है। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को मैं संस्कृत में ले रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत में आपको बता रहा हूँ मैं कि अगर कोई सेंटेंस संस्कृत में है तब कैसे उसमें से कर्ता, कर्म और क्रिया निकालेंगे। देखिए, रामः भोजनम थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा पैड पे लिखना है इसलिए थोड़ा इशू आ रहा है। रामः भोजनम खादति। क्या सेंटेंस बना हमारा? रामः भोजनम खादति। बताइए क्या करता है, क्या कर्म है, क्या क्रिया है? सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन पूछेंगे? कौन भोजन खाता है? इस सेंटेंस का मतलब समझ आया कि नहीं आपको? राम भोजनम, भोजन को खाता है या फिर भोजन करता है। राम भोजनम खादति, राम भोजन करता है, राम भोजन खाता है। राम भोजन मतलब खाना, राम खाना खाता है। राम क्वेश्चन क्या पूछेंगे हम सेंटेंस में? कौन भोजन खाता है, कौन खाना खाता है? तो आंसर आएगा राम खाना खाता है। राम क्या हो गया हमारा? राम हो गया हमारा कर्ता। वेरी गुड। आगे, राम क्या करता है? क्या से क्वेश्चन पूछा हमने? राम क्या करता है? तो आंसर क्या आएगा? राम क्या करता है? तो राम खाता है। ठीक है, तो राम खाता है आंसर आया। तो खाता है हमारा, खादति क्या हो गया हमारा? क्रिया हो गया। अब आपको डाउट आ सकता है कुछ लोगों को आप में से कि हमने इस सेंटेंस में अगर क्या से क्वेश्चन पूछा, तो क्या से क्वेश्चन पूछने पर तो हमारा आंसर भोजन भी आ सकता है कि राम क्या करता है? राम भोजन करता है। पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया ये 3 पार्ट्स में सेंटेंस दबा हुआ है। राम क्या करता है? तो राम भोजन करता है। भोजन एक चीज़ है, करता है दूसरी चीज़ है। तो भोजन और खादति मतलब मैं कह रहा हूँ राम भोजन खाता है। ठीक है, करता है मतलब राम भोजन खाता है। तो भोजन अलग चीज़ है और खाता है अलग चीज़ है। अब हम दिक्कत क्या कई बार करते हैं कि भोजन खाता है, भोजनम खादति, इस पूरे को हम क्रिया ले लेते हैं। तो ये भोजनम खादति पूरे को क्रिया नहीं लेना है अभी हमें। मैंने आपको बताया आपको इन दोनों को अलग अलग लेना है। ओनली खादति क्रिया है जिसको हमने क्रिया बोल दिया। और इस क्रिया की विशेषता, भाई राम खाता है पर क्या खाता है? तो आंसर क्या आएगा? तो राम भोजन खाता है। तो राम क्या करता है? राम भोजन खाता है। तो भोजन खाता है राम, इस अर्थ से क्या निकल गया हमारा यहाँ पे आंसर की कर्म हो गया। मतलब क्या वाली ट्रिक अगर आप लगा भी रहे हो, क्या वाली ट्रिक,
तो क्या वही ट्रिक से अगर 2 आंसर आ रहे हैं, जैसे राम क्या खाता है, तो राम भोजन खाता है, तो भोजन एक चीज़ है, खाता है एक चीज़ है। आप किसी समझे कि नहीं समझे? राम भोजन खाता है में भोजन अलग चीज़ है, खाता है अलग चीज़ है, ठीक है। ये भोजन अलग चीज़ है, खादती अलग चीज़ है, इनको आपस में मिलाना मत। तो अगर आपने क्वेश्चन पूछा सेंटेंस में रामः भोजनम खादति, राम भोजन खाता है, तो आंसर आप क्वेश्चन पूछोगे राम क्या खाता है, आंसर क्या आएगा कि राम भोजन खाता है। राम भोजन खाता है आंसर आया, तो भोजन खाता है, तो भोजन खाता है में 2 चीज़ें, एक है भोजन और एक है खाता है। तो भोजन को अलग करो और खाता है को अलग करो। तो खाता है बस इसको आप लोग की क्रिया, और इस खाता है को बता रहे कि क्या खाता है, तो राम भोजन खाता है। भोजन आपकी क्रिया को, यहाँ पर खादती जो क्रिया है उसको ये भोजनम चीज़ बता रहा है। राम हो जाएगा हमारा कर्ता, भोजनम हो जाएगा क्या हमारा कर्म, क्योंकि भोजन किसको बता रहा है, खादती, और खादती हो जाएगा हमारा क्रिया। इस तरह से कर्ता, कर्म और क्रिया हमने एक सेंटेंस में पकड़ा। अब मुझे आपको आज मैंने इतना ही समझाना था कि आपको कर्ता, कर्म और क्रिया इन 3 चीज़ों की पहचान होने से आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हो। भैया आपके सामने आगे एक सेंटेंस लिखा आ गया, आपने अगर उसका मीनिंग पता कर लिया, आपने अगर पता कर लिया इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अर्थ लगा सकते हो। राम भोजनम खादति, अब कोई इसका अर्थ क्या कर रहा है कि भोजन ने राम को खाया, ऐसा किसी ने अर्थ कर लिया तो ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? भाई कर्ता खाता है, तो कर्ता कौन है, राम करता है, तो रामः भोजनम, राम भोजन को खाता है। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ निकला। लेकिन ये बहुत नहीं है, बहुत 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 चीज़ें हैं तो समझने के बाद आप प्रॉपर सेंटेंस सीखेंगे आप। क्यों? जैसे यहाँ पर लिखा है रामः भोजनम खादति, अब कई बार आपको खादति की जगह लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं पे खादंती, कहीं कहीं लिखा होगा रामः भोजनम मतलब खादतः, ऐसे कहीं पर ये है, कहीं पर खादतः है, कहीं पर रामः है, कहीं पर रामात है, कहीं पर रामान है। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आपको एक ही सेंटेंस मिलेंगे। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो अब आपको मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि हमें क्या 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 सब सीखना है आगे, जिसको सीख के आप संस्कृत को प्रॉपर तरीके से समझोगे। संस्कृत लैंग्वेज में सबसे पहले आपको सीखने पड़ेंगे हमारे शब्द। देखो तो मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, चलिए। कर्ता, कर्म और क्रिया आपने सीख तो लिया। एक सेंटेंस है ये पता करना कि किस सेंटेंस में क्या करता है, किस सेंटेंस में क्या कर्म और किस सेंटेंस में क्या क्रिया है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको सेंटेंस बनाने कैसे हैं। आपको खुद को बनाने भी तो आने चाहिए ना सेंटेंस की, नहीं। तो देखिए, कर्ता और कर्म इन दोनों को सीखने के लिए हमें संस्कृत में जो सीखना पड़ेगा उस चैप्टर का नाम है, उस टॉपिक का नाम होता है शब्द रूप। क्या नाम बोला? शब्द रूप। कर्ता कर्म इन 2 चीज़ों को पहचानने के लिए, इनको यूज़ करने के लिए, पहचाना तो आप सीख गए, यूज़ करने के लिए सेंटेंस में इनको यूज़ कैसे करते हैं, आप खुद कैसे सेंटेंस में इनको यूज़ कर सकते हैं, इनको सीखने के लिए आपको संस्कृत का टॉपिक समझेंगे हम, जिसका नाम है शब्द रूप। और वहीं क्रिया जो है, क्रिया को कैसे यूज़ करना है, क्रिया क्या है सेंटेंस में, ये आप पकड़ लोगे। पर आपको जब खुद को क्रिया यूज़ करना हो तो आप उसका कैसे यूज़ करोगे, तो उसका यूज़ करोगे आप विद धातु रूप। किससे यूज़ करोगे? विद धातु रूप। तो एक चीज़ शब्द रूप हो गई, एक धातु रूप हो गई। इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे, जिससे आप कर्ता कर्म और क्रिया से सेंटेंस बनाना भी सीख जाओगे। उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज में 3 लिंग होती हैं, लिंग जेंडर। एक होता है पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक है नपुंसक लिंग। क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इस प्रकार से 3 लिंग यह हमारी होती हैं। जो तीनों चीज़ें हमें समझना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। जैसे क्योंकि इनसे डिफरेंस आता है सेंटेंसेस में। सेंटेंस में डिफरेंस कैसे आते हैं, कहाँ पर इनने पुल्लिंग का यूज़ कर लिया, कहीं पर इनने स्त्रीलिंग वर्ड का यूज़ कर लिया, कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग, कौन से नपुंसक लिंग है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमारे संस्कृत में आते हैं वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 प्रकार के वचन होते हैं। वचन मतलब समझो आप संख्या, नंबर्स, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब जो भी एक है, राम एक राम है, राम एक इंसान मेरे सामने खड़ा है, तो एक वचन।
अगर कोई दो चीज़ें एक साथ है, दो राम नाम के लड़के मेरे सामने आ रहे हैं, दो चीज़ें हो गई मतलब द्विवचन हो गया वो। दो से ज़्यादा, अगर तीन कोई चीज़ है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, 100 है, 200 है, 1000 है, 1 करोड़, लाख अगर कोई है, वो सभी संख्या हमारी बहुवचन कैटेगरी में जाती हैं। एक वचन, द्विवचन और दो से ज़्यादा कुछ भी अगर है, 3 4 5 6 7 8 और कुछ भी ज़्यादा है, वो सारा बहुवचन कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये चीज़ है जो मैं आपको वचन का, मैंने आपको लिंग बताया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का संबंध इससे नहीं है कि जो लड़के होंगे वो सारे पुल्लिंग में, जो स्त्रीलिंग लड़कियां होंगी वो सारे स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग मतलब जो चीज़ें होंगी आसपास। वैसे कई 90% तो यही मीनिंग आता है कि जितने भी मेल ओरिएंटेड नेम हैं वो सारे पुल्लिंग में जाएंगे, फीमेल ओरिएंटेड नेम स्त्रीलिंग में जाएंगे, और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं वो नपुंसकलिंग में जाती हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जो आपने धर्म में भी सीखी होगी, जिसको हम कहते हैं अपवाद। अपवाद मतलब होता है एक्सेप्शनल केस, मतलब वो रूल सब जगह सेम तरीके से लागू होता है, लेकिन किसी किसी केस में चेंज हो जाता है। तो अपवाद मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अपवाद मतलब ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जैसे कि मेल ओरिएंटेड शब्द हैं, लेकिन उनका यूज़ नपुंसकलिंग में हो रहा है। जैसे मित्र, फ्रेंड्स, तो मित्र शब्द पता है आपको पुल्लिंग नहीं है, मित्र शब्द नपुंसकलिंग है, मित्रम, इस प्रकार से। अब आपको एक आखिरी चीज़ समझा देता हूँ मैं आज के टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है, और ये समझना भी थोड़ा सा क्लास में हमें अलग से पड़ेगा अच्छे से, लेकिन आपके दिमाग में एटलीस्ट रहेगा कि कैसे करना है, तो नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर्ड होकर आप आओगे, एकदम घबराओगे नहीं। कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि भाई कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है। जैसे कि जो भी शब्द अकारांत हैं, अकारांत हैं, या जो भी शब्द, ठीक है, तो जो भी ओनली अकारांत लेंगे अभी हम, जो भी शब्द अकारांत है, अकारांत मतलब जिन भी शब्दों का एंड अ से हो रहा है, जैसे मैंने बोला राम, राम, या फिर राम भी मान लीजिए आप। राम शब्द कैसे बनेगा? र प्लस दीर्घ आ प्लस म प्लस रस्व अह करके राम शब्द बनेगा। तो एंड में आपका क्या है? अ है। राम शब्द में एंड में अ है आपका। तो अ से जितने भी वर्ड्स एंड होते हैं संस्कृत लैंग्वेज में, उन्हें हम कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अ से एंड होने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं अकारांत, और अकारांत सारे के सारे शब्द होते हैं पुल्लिंग। ठीक है, ठीक है। उसके बाद होता है आकारांत, या फिर ईकारांत, या फिर छोटी जो रस्व ई वाला ईकारांत, एक ये भी होता है ईकारांत। देखिए डिफरेंस क्या है इनमें? ये दीर्घ ई है, ये रस्व ई है। ठीक है, ईकारांत, इकारांत। आकारांत मतलब क्या है? जिन शब्दों का एंड आ से होता हो, रमा, रमा, तो रमा में क्या है? एंड कहाँ से हो रहा है? रमा शब्द एंड कहाँ से हो रहा है? आ से एंड हो रहा है ना, रमा। फिर ईकारांत, नदी, नदी शब्द जो होता है, तो नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। उसका मतलब मति, मति शब्द क्या है? मति शब्द भी क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरीके से ये चीज़ें स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और जितने भी आपके शब्द जैसे म से एंड होते हैं ना, जैसे मैंने बोला फलम, फलह शब्द नहीं होता है, फलम ही होता है। मैंने बोला मित्रम, मित्रह शब्द नहीं होता है, मित्रम शब्द ही होगा। मैंने बोला पत्रम, सॉरी पत्रम, तो ये पत्रम शब्द, ये सारे जो म से एंड हो रहे हैं ना हलंत के साथ, ये सारे शब्द लोग होते हैं आपके नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। एक और चीज़, जैसे जो भी शब्द उकारांत, दीर्घ उ, उकारांत, या रस्व उकारांत, मतलब जो शब्द ऊ से एंड हो रहे हैं वे सारे शब्द भी क्या होते हैं? तो वो सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। साधु, साधु शब्द है। गुरु, गुरु शब्द है। तो ये ऐसे शब्द भी हमारे पुल्लिंग कैटेगरी में ही जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, जो शब्द रूप हमने देखा था, कर्ता कर्म को पता करने के शब्द रूप होते हैं। कर्ता और कर्म बनाने के लिए शब्द रूप जानना आवश्यक है। शब्द रूप के अंदर आते हैं आपकी 7 विभक्तियाँ, 7 विभक्ति होती हैं। ठीक है, अब इन 7 विभक्तियों को हमें जानना पड़ेगा, भाई 7 विभक्तियाँ क्या चीज़ होती है। इसके अकॉर्डिंग आपके शब्द रूप बनते हैं, और उन शब्द रूप के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस में कर्ता है कर्म का यूज होता है। इनको सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कारक चिन्ह, जो हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है
उसका नाम क्या है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह अगली क्लास में सीखेंगे, जिसके थ्रू हम सात व्यक्ति को जानकर शब्द रूप बनाना सीखेंगे जो कर्ता और कर्म बनाते हैं सेंटेंस में। उसके बाद मैंने आपको बताया धातु रूप। धातु रूप किसके लिए बताया था मैंने यूज़ होता है? तो धातु रूप क्रिया के लिए यूज़ होता है। धातु रूप बनाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा लकार। क्या सीखना पड़ेगा? लकार। और जिस तरह से शब्द रूप में सात व्यक्तियाँ होती है, उस प्रकार धातु रूप में जो लकार होता है, लकार में होते हैं तीन पुरुष। अभी पुरुष क्या है? पुरुष मतलब मेल वाले पुरुष नहीं है, ये पुरुष एक डिग्री है, सिर्फ एक यूनिट दी है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या होता है प्रथम पुरुष, क्या होता है मध्यम पुरुष, क्या होता है उत्तम पुरुष, ये सारी की चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इस तरह से मैंने अभी आपको बहुत बेसिक तरीके से और एक तरीके से रिकॉर्डिंग क्लासेस में ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता था, तो आपको इंट्रोडक्शन वे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। मेन कर्ता, कर्म और क्रिया, अगर आपको तीन चीज़ समझ में आ गई तो बाकी चीज़ें हम ईजिली कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब मैं आपको प्रॉपर एक फटाफट रिवीजन करा के मेन टॉपिक हमारा जो है कर्ता, कर्म और क्रिया को कैसे करना है, मतलब शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप सीखने के लिए सात व्यक्तियों को जानेंगे वचन के साथ, वचन आपको बता दी, और धातु रूप सीखने के लिए हम लिंग पुरुष को जानेंगे लकार के साथ, जिसमें प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी होता है जो आपको मैंने बताया। उस तरीके से सीख के हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए विल एंड द क्लास हियर और मिलते हैं नेक्स्ट हमारी लाइव क्लास में। टिल देन स्टे लर्निंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू। गुड जय जिनेंद्र।